हेलो एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज हम 25 क्वेश्चन क्लास 11th में क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। जो आपका लेसन का नाम है कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। यद्यपि इस टॉपिक को हम क्लास में ऑफलाइन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको दोबारा समझा देते हैं, यानी एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक का नाम है कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 24 तक जो आपको पीडीएफ तो मैं आपको दोनों भेज चुका था, दोनों पीडीएफ में आपको भेज चुका था, यानी जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको भी आपको भेजा जा चुका है। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिख लें। और आपको ध्यान होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो आपके क्वेश्चन है व्यक्ति माध्यम के, ये आपकी क्लास 12th में भी काम आएंगे। यानी ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी क्लास 11th के टॉपिक से भी क्लास 12th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन्हें आप वेल मेंटेन करें, कॉपी में अच्छे ढंग से कॉपी में लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 25, और आज का पहला क्वेश्चन है औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। आप पढ़ भी चुके हैं क्लास 9 10th में, फिर भी एक बार ध्यान दें दोबारा। लिखा है जो पत्र किसी सरकारी, अर्ध सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। सरकारी माने गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी माने कि जैसे हमारे गुरु रामराय संस्था है, ठीक है बेटा। अर्ध सरकारी बोलते हैं, गैर सरकारी प्योरली प्राइवेट उसको बोलते हैं। उन कार्यालयों के अधिकारियों के नाम जो भी लेटर लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर। लिखा आगे, इनमें औपचारिकता और कथ्य संदेश मुख्य होता है। मानी कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनमें जो उनकी औपचारिकता, एक निश्चित फॉर्मेट उनका होता है, संदेश मुख्य होता है। हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं, क्या हमारा संदेश है, क्या हमारा कथन है, ये इसका मुख्य पार्ट होता है। लिखा है इनमें तथ्यों तथा सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। मानी कि औपचारिक पत्रों में तथ्यों, इनमें जो कथन हैं, जो हमारी सूचनाएं हैं, जो हम दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो हम समाधान चाह रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे लिखा है औपचारिक पत्र विशिष्ट नियमों में आबद्ध होते हैं, यानी कि औपचारिक पत्रों में विशेष नियम होते हैं, जो आपको क्लास में मैंने समझाया कई बार। किसके नाम पत्र पूछा गया है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए, आपको अपना पता कब लिखना है, जिसको भी उसका पता कब लिखना है, ये आपको सब जानकारी हम प्रॉपर ढंग से ब्लैक बोर्ड में समझा भी चुके हैं। लिखा है औपचारिक पत्रों के अनेक रूप संभव है, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ पत्र मनी इंक्वायरी, संपादक के नाम पत्र। आपको ये सब चीज़ें समझाई जा चुकी हैं क्लास में, क्लास 9 10 में भी आपको समझाया गया होगा। संपादक के नाम पत्र, किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम भी आप पत्र लिखते हैं। शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, अनुस्मारक पत्र। ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल है। अनुस्मारक माने रिमाइंडर के लिए बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको हिंदी एक और नाम स्मरण पत्र भी बोलते हैं, आगे अभी पढ़ेंगे आप और आगे आज। स्वीकृति पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, ये सब कैटेगरी किस में आती है, औपचारिक पत्रों में आती है। क्वेश्चन नंबर 26, आज का क्वेश्चन नंबर 2, टिप्पण किसे कहते हैं। अब जो आपके आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। भले जो औपचारिक पत्र है ये आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं, तो इतनी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। आगे जो क्वेश्चन अब हैं स्टूडेंट्स, वो आप ध्यान से समझें। भले मैं ये क्लास में समझा चुका हूँ, टिप्पण किसे कहते हैं कुछ सेक्शन में ये समझा चुका था, कुछ सेक्शन में ये अभी रह गया था बाकी, तो आप लोग ध्यान से समझें, सभी लोग ध्यान से समझें। टिप्पण लिखा है टिप्पणी, ब्रैकेट में नोटिंग, इंग्लिश का वर्ड है नोटिंग। लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। यानी नोटिंग लिखने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, टिप्पण कहते हैं। आपने अमूमन देखा होगा, हम भी आपको कभी सूचना देते हैं ग्रुप में, तो अगर कोई विशेष सूचना हम क्या लिखते हैं, नीचे नोट लिखते हैं, नोट, तो उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, टिप्पण बोलते हैं। यानी नोटिंग लिखने की प्रक्रिया को, यानी टिप्पणी लिखने की प्रोसेस को, टिप्पणी लिखने के प्रोसेस को, नोटिंग के प्रोसेस को क्या बोले जाते हैं, टिप्पण कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, टर्म 2 का ही सिलेबस चल रहा है, ध्यान दें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 27, मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं? ध्यान दें, आगे लिखा है मुख्य टिप्पण से अभिप्राय उस टिप्पण से है जो किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा किसी विषय अथवा समस्या पर सबसे पहले लिखा जाता है। फिर समझा रहा हूं, मैंने आपको क्लास में समझाया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, मैं वही उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि प्रधानाचार्य महोदय के पास पत्र जाने से पहले आप अगर कोई अपनी समस्या के बारे में कोई पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र आप पहले कहाँ देंगे? वाइस प्रिंसिपल सर के पास देंगे, अकाउंट सेक्शन के पास देंगे, या क्लास टीचर के पास देंगे। आप पहले क्या अपेक्षा करेंगे कि मेरी समस्या का समाधान मेरे क्लास टीचर, अकाउंट सेक्शन अगर उनसे जुड़ा हुआ मैटर है तो, या वाइस प्रिंसिपल सॉल्व कर लें, फिर वो विचार करेंगे उस पर, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ध्यान से सुन लें दोबारा, लिखा मुख्य टिप्पण से अभिप्राय उस टिप्पण से है, मैंने उस नोटिंग से है जो किसी सहायक अथवा लिपिक, आप लिपिक आप ऐसा समझें जो ग्रुप सी पद होता है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ग्रुप सी लिपिक उनको बोलते हैं, क्लरिकल डिपार्टमेंट को भी लिपिक बोलते हैं। तो लिखे है किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा किसी विषय अथवा समस्या पर सबसे पहले लिखा जाता है। मान लो आपने कोई प्रार्थना पत्र स्कूल में जमा करना है, आप अस्वस्थ हैं, कुछ भी आपका मामला हो, आप अस्वस्थ हैं, आप एग्जाम में बैठने में असमर्थ हैं, आप एनुअल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप पी एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, अपने क्लास टीचर को देंगे या वाइस प्रिंसिपल सर को देंगे, या अगर किसी और विषय से फीस से जुड़ा हुआ मैटर है तो आप अकाउंट सेक्शन में देंगे। ये सब किस में आगे? सहायक में आगे। अब वो क्या लिखेंगे उस पर? अपना कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ तर्क लिखेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये मुख्य टिप्पण कहलाता है। विद्यार्थियों ध्यान से समझें, जब आपका पत्र हमारे पास आया, कक्षाध्यापक के पास, वाइस प्रिंसिपल सर के पास, या अगर फीस से मैटर जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो क्लरिकल डिपार्टमेंट के पास, तो उन्होंने उस पर जो अपना क्या लिखा, नोटिंग लिखी उस पत्र पे, वो क्या कहलाता है? मुख्य टिप्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, आनुषंगिक टिप्पण किसे कहते हैं? अब बेटा आपको ध्यान से समझना है, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? लिखा है सहायक द्वारा लिखी गई टिप्पणी। अब आपने जो हमें पत्र दिया था उसमें हमने टिप्पणी लिखी थी, अब फिर आगे समझें आप, सहायक द्वारा लिखी गई टिप्पणी मतलब नोटिंग जब अधिकारी के पास पहुंचती है तो वह अधिकारी उसे पढ़कर अपना मंतव्य माने अपना मत, अपना स्टेटमेंट लिखता है, वह आनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। फिर समझा रहा हूं आपको, जैसे आपको क्लास में समझाया था कि जैसे आपने वो पत्र हमें दिया था, हमने उस पर स्टेटमेंट लिखा था, और वो आगे कहाँ पहुंच गया? प्रिंसिपल सर के पास पहुंच गया। अब वहां कह रहे हैं कि सहायक द्वारा लिखी गई टिप्पणी, जब हमने जो टिप्पणी लिखी थी उस पत्र में जो आपने हमें दिया था कि मैं बीमार हूं, मैं पेपर नहीं दे सकता हूं, हमने उस पर स्टेटमेंट लिख दिया फॉरवर्ड टू प्रिंसिपल सर। अब जब प्रिंसिपल सर ने वो पढ़ा पूरे लेटर कि हाँ ये बच्चा बीमार है, कब से है, क्या है इसकी समस्या है, तब उन्होंने उस पत्र पे क्या लिखा? अपने कमेंट लिखा, टिप्पणी लिखी, उस पर अपनी नोटिंग लिख डाला, स्टेटमेंट। उसको क्या बोलते हैं? आनुषंगिक टिप्पण कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है अनुस्मारक या स्मरण पत्र किसे कहते हैं? ब्रैकेट में लिखा है रिमाइंडर, रेड पेन से लिखा है मैंने आपकी सुविधा के लिए। इंग्लिश का शब्द रिमाइंडर, हिंदी में उसको अनुस्मारक भी बोलते हैं और स्मरण पत्र भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 का ये सिलेबस है, ध्यान दें बेटा। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। आपको सपोज विद्यालय से एक लेटर पहले आज आ चुका था और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ भी समस्या से संबंधित विद्यालय से एक लेटर आपको पहले दिया जा चुका था और आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसको याद दिलाने के लिए क्या भेजा जाता है? अनुस्मारक भेजा जाता है, रिमाइंडर भेजा जाता है। लिखा है जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, दूसरे को अनुस्मारक 2 इत्यादि लिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है विद्यार्थियों को किसी विषय, मान लो हमने प्रैक्टिकल के बारे में कुछ सूचना देनी है, आपकी इतनी तारीख से प्रैक्टिकल है, आपको आना कंपलसरी है, और आप सुनकर इग्नोर कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको दोबारा
एक रिमाइंडर भेजा जाता है और उसमें ये लिखा भी जाता है कि रिमाइंडर नंबर 1 यानी अनुस्मारक नंबर 1। फिर अगर आपने 1 का भी जवाब नहीं दिया, जब आपको रिमाइंडर 2 भेजा जाएगा तो उसको फिर वो डेट भी मेंशन की जाएगी, इतनी तारीख को आपको रिमाइंडर नंबर 1 दिया था, आपने उसका पालन नहीं किया, अतः आपको आज दिनांक एक बार पुनः इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप अपने प्रैक्टिकल देने अवश्य आएँ। तो ये क्या होते हैं? अनुस्मारक या स्मरण पत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं बेटा। कार्यसूची किसे कहते हैं? लिखा है किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में, यानी कोई भी संस्था होगी उसकी औपचारिक बैठक में, नहीं फॉर्मल मीटिंग जो होगी, चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देने वाला दस्तावेज प्रमाण, एविडेंस कार्यसूची कहलाता है। ये भी मैंने आपको ध्यान से समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। लिखा किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए, यानी किसी भी संस्था कोई अगर बैठक हो रही हो, किसी भी स्कूल की कोई संस्था हो, कोई ऑफिस हो, उसमें काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की मीटिंग हो रही हो, अब उस मीटिंग में एक सूची तैयार की जाती है। मान लो मैंने आपको क्लास में जो समझाया था, ध्यान दें आप लोग, मान लो प्रधानाचार्य महोदय जी अपने टीचर्स की मीटिंग लेते हैं, तो उनको मीटिंग लेने से पहले एक लिस्ट तैयार करनी होती है पहले, कि मैं आज अपनी मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करूंगा। आपने अमूमन देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कभी कभी होता क्या है, जैसे मीटिंग के पहले सूचना हमें मिल जाती है, 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले हमें सूचना मिल जाती है, लेकिन उस सूचना देने का मतलब यह है कि हम तो अलर्ट हो गए, अब मीटिंग है, और जो व्यक्ति मीटिंग ले रहा है, मान लो प्रधानाचार्य महोदय मीटिंग ले रहे हैं, वो एक रफली लिस्ट तैयार कर देंगे कि मैं आज अपने स्टाफ में, अपने टीचर की जो मीटिंग लूँगा, किन किन मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा, किन किन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे स्टाफ के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्यसूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यसूची बोलते हैं। अग्रिम सबसे पहले उसकी जानकारी जो दी जाती है वो क्या होते हैं? दस्तावेज को, उस प्रमाण को क्या बोलते हैं? कार्यसूची। नंबर 31 क्वेश्चन, कार्यवृत्त किसे कहते हैं? ध्यान दें बेटा, कार्यवृत्त का शाब्दिक अर्थ है संज्ञान को सुरक्षित रखना। संज्ञान को सुरक्षित रखना। मान लो प्रधानाचार्य महोदय जी ने जो मीटिंग लेनी है या ली है, उसका जो शॉर्ट एक दस्तावेज है, प्रमाण है, एविडेंस है, उसको अपने फाइल में रखना भी है सुरक्षित, भविष्य के लिए, रिकॉर्ड के लिए। फिर बता रहा हूँ, लिखा है कार्यवृत्त का शाब्दिक अर्थ है संज्ञान को सुरक्षित रखना। इसे बैठक की कार्यवाही के अभिलेखों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें संक्षिप्त, सटीक, समझ में शॉर्ट, सटीक बिल्कुल एक्यूरेट तथा सुस्पष्ट में स्पष्टता के साथ, स्पष्टता के साथ या स्पष्ट सहित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप इसे ऐसा समझें, जिस संस्था का जो अधिकारी होते हैं, माने कि मेन अधिकारी होते हैं, वो जब मीटिंग लेते हैं तो उन छोटी छोटी मीटिंग्स का, उन कार्यसूचियों का एक अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं फाइल में। अब उन्होंने क्या लिस्ट तैयार की थी, किस पे डिस्कस किया था, इन सब की अपने पास एक संक्षिप्त, सुस्पष्ट और सटीक, माने अपने पास फाइल एक तैयार करते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्यवृत्त कहते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, मान लो प्रधानाचार्य महोदय जी ने हमारे जो 2-3 मीटिंग ली हैं, अब आप जानते हैं क्लास में एक साल में जो है 3-4 एग्जाम हो जाते हैं, तो इन 3-4 एग्जाम्स के बीच में मीटिंग जरूर होती है, रिजल्ट के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। तो इनके जो संक्षिप्त डाटा होता है, कब कब मीटिंग ली गई, किस मीटिंग में क्या चर्चा हुई, उस चर्चा में क्या क्या समस्याएं सॉल्व हुई, इन सब की छोटी सी अपने पास रिकॉर्ड कौन रखते हैं? प्रधानाचार्य महोदय जी भी अपने पास फाइल में रखते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्यवृत्त करें। इसको क्या बोला जाता है? कार्यवृत्त बोला जाता है। तो कंफ्यूज ना करें आप। नंबर 31, प्रेस विज्ञप्ति को समझाइए। टर्म 2 का ही सिलेबस है ये भी। लिखा है प्रेस विज्ञप्ति को समझाइए। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। सर्वमान्य माने सभी लोगों तक। निर्णय में विलंब, विलंब माने देर हो जाना, विलंब माने देर हो जाना। निर्णय
में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। अब आपने देखा होगा, जैसे लास्ट ईयर 1-1.5 साल 2 साल से संपूर्ण मानव समाज परेशानी से जूझ रहा है, कोविड-19 से जूझ रहा है। अगर आपने 1-1.5 साल पहले देखा होगा, जिस साल के 12th के एग्ज़ाम पिछले साल हो ही नहीं पाए थे, तो होता क्या है, कुछ जैसे हमारे जो बोर्ड के मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी होती है। किसी भी बैठक में जो निर्णय लिया गया, मान लो अगर लास्ट ईयर ये निर्णय लिया गया था कि कोविड के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए ऐसी स्थिति में परीक्षा नहीं कर दिया, परीक्षा कुछ समय के लिए टाल दी। तो आपने देखा होगा, अखबार अगर आपने पढ़ा होगा, तो एक तो होती है अखबार का समाचार बेटा अलग है, एक होता है प्रेस विज्ञप्ति। उसमें एक ऐसा छापा जाता है अखबार में, एक छोटी सी अच्छी सजावट के साथ, उसमें ये सूचना दी जाती है कि सबको सूचित किया जाता है कि देश में इस समय इस संक्रमण की बढ़ती हुई दर को देखते हुए कुछ समय के लिए, इतने समय के लिए परीक्षा कैंसिल की जाती है, एग्ज़ाम निरस्त किए जाते हैं। ये क्या होती है? प्रेस विज्ञप्ति होती है, ताकि इस समाचार को, इस विज्ञप्ति को सभी लोग पढ़ लें। तो ऐसा समाचार में प्रेस विज्ञप्ति भी होती है, तो इसको आपको ऐसा समझना है। तो बेटा ये थे आज के सभी क्वेश्चन जो आपके पास क्लास 11, ये आगे आपके क्लास 12th का टॉपिक है, जो पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन पर एक 12th का टॉपिक है। आप अभी 31 क्वेश्चन तक समझें, जो आपके पास टर्म 2 का सिलेबस है। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो, कोई भी प्रश्न आपका हो, आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। ध्यान दें, जब आप क्लासेस में आएँ, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ रहे हैं, जो बच्चे अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक आप लेकर के अवश्य आएँ। अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक लेकर के आप अवश्य आएँ, ताकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक अगर आपके रह गए हों तो उन्हें क्लास में भी, जैसे ऑनलाइन डिस्कस हो रहे हैं, वैसे ऑफलाइन में भी डिस्कस हो सकें। धन्यवाद।